हेलो, 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 हाँ। हाँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और स्वागत है आपका मगध एजुकेशन में। आज की इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार फ्रांस के गवर्नमेंट के द्वारा फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कौन से चेंजेस किए जा रहे हैं जिसके कारण साउथ पैसिफिक टेरिटरी न्यू कैलिडोनिया के अंदर प्रोटेस्ट हो रखा है। तो आज की इस वीडियो में ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से ब्रिटिश एम्पायर अपने दुनिया भर में कॉलोनी बना रखी थी, वो ठीक उसी तरीके से फ्रांस ने भी कॉलोनी बनाया था दोस्तों। भले ही आप इसके बारे में नहीं जानते होंगे, लेकिन आज की इस वीडियो में हम इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन फ्रांस उनको अपना कॉलोनी, अपना उपनिवेश नहीं बुलाता था, बल्कि उसको क्या बुलाता है? ओवरसीज टेरिटरी, है ना। उसको ये फ्रेंच ओवरसीज टेरिटरी करके बुलाता है। तो हम इसमें समझने की कोशिश करें। आप देख सकते हैं कि फ्रांस डिक्लेयर अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी एमिड प्रोटेस्ट इन न्यू कैलिडोनिया। आपको बता दें कि ये जो न्यू कैलिडोनिया एक टेरिटरी है दोस्तों, ये एक आज़ाद मुल्क नहीं है। ये क्या है? एक कह लीजिए कि फ्रेंच कॉलोनी की तरह है। ये कह लीजिए कि एक ओवरसीज टेरिटरी है। जैसे अगर जो हम बात करें ब्रिटिश इंडिया के बारे में यहाँ पे, तो हमारा पूरा कंट्रोल कौन रखती थी? तो यहाँ पे ब्रिटेन रखता था यहाँ पे। लेकिन फ्रांस ऐसा नहीं किया। फ्रांस क्या किया कि जहाँ पे उनका उपनिवेश था, है ना, जब वो अपने आज़ादी मांगने के लिए गए तो उन्होंने कहा कि आपको आज़ादी की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका जो डिफेंस का मामला है या फिर कह लीजिए कि आपका जो फॉरेन अफेयर का मामला है, ये दोनों हम संभालेंगे, बाकी आप अपने कंट्री को आप देखो। और इसके एवज में फ्रांस उस पर्टिकुलर टेरिटरी का गलत इस्तेमाल के लिए भी काफ़ी ज़्यादा यूज किया दोस्तों। इसीलिए आपको बता दें कि ये जो न्यू कैलेडोनिया है, ये आज़ाद मुल्क नहीं है। इसका मतलब इसका जो डिफेंस का मामला है, इसका जो कह लीजिए कि यहाँ पे फॉरेन अफेयर वगैरह का मामला है, पूरा कौन संभालता है? फ्रांस संभालता है, क्योंकि फ्रांस का ये मॉडर्न डे कॉलोनी की तरह है ना। लेकिन उसको ये क्या बुलाता है? तो फ्रेंच ओवरसीज टेरिटरी करके बुलाता है। लेकिन फ्रांस के जो यहाँ पे अथॉरिटी है, उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में एक चेंज किया है, जिसको लेकर न्यू कैलेडोनिया में काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट, दंगे, लूट, ये सब यहाँ पे होने लगे हैं। वो चेंजेज ये है कि यहाँ पे उनका जो अमेंडमेंट है, उसमें ये चेंजेज किया गया है कि अगर जो कोई यहाँ पे बच्चा का जन्म हुआ है फ्रांस के अंदर, और अगर जो वो इनका ये जो ओवरसीज टेरिटरी है न्यू कैलेडोनिया में जाकर अगले 10 वर्षों के लिए रह जाता है, तो वहाँ पे वो वोटिंग करने के लिए यहाँ पे जायज़ हो जाता है, वो एलिजिबल हो जाता है। जिसको लेकर जो न्यू कैलेडोनिया के लोग यहाँ पे हैं, वो काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि अभी तक आपने हमें अपना गुलाम ही बना कर रखा था, और अब आप कोई व्यक्ति जो यूरोप में जन्मा है, यानी कि फ्रांस में जन्मा है, वो न्यू कैलेडोनिया में तो आसानी से आ सकता है, लेकिन यहाँ पे आकर अगर जो वो वोट करने लगे, यानी कि वो अपने अपने विचारों को यहाँ पे थोपने लगे, तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। इसी को लेकर यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहे थे। आप देख सकते हैं ये न्यू कैलेडोनिया का यहाँ पे कह लीजिए कि मैप है। आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरीके से गाड़ियों वगैरह को यहाँ पे जलाया जा रहा है, बिल्डिंग्स वगैरह यहाँ पे, ब्रिजेज वगैरह को यहाँ पे तोड़े जा रहे हैं, आगजनी किया जा रहा है पूरा, है ना। आपको हम एग्जाम्पल देते हैं दोस्तों यहाँ पे, जैसे कि ब्रिटिश एम्पायर था, जिसके बारे में बोला जाता था कि ब्रिटिश एम्पायर का जो सूर्य है वो कभी अस्त नहीं होता है, इसका जो सन है कभी सेट नहीं होता था। क्योंकि ब्रिटिश एम्पायर जब अपने एक समय पीक पे था, तो आप देख सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया, है ना, जो कि आज एक कॉन्टिनेंट है सबसे छोटा, उसका पूरा कंट्रोल किसके पास था? तो यहाँ पे ब्रिटेन के पास था। जो हमारा इंडिया है, वो भी कह लीजिए कि ब्रिटेन के अंदर था। यानी कि आप देख सकते हैं कि एशिया के अंदर, चाहे वो ईरान हो, ओमान हो, या फिर अफ्रीका के अंदर सूडान हो, या फिर तजाकिस्तान वगैरह, ये सब जितने भी आप कंट्री यहाँ पे देख रहे हैं, वो अफ्रीका के अंदर भी इसका एम्पायर था, एशिया के अंदर इसका एम्पायर था, ऑस्ट्रेलिया के अंदर इसका एम्पायर था। आप देख सकते हैं कि साउथ अमेरिका के अंदर इसका एम्पायर था, और कनाडा जो कि नॉर्थ अमेरिका में पड़ता है, वहाँ पे भी एम्पायर था। तो 7 कॉन्टिनेंट में एक अगर जो हम अंटार्कटिका को छोड़ दे, तो बाकी 6 वो कॉन्टिनेंट पे आप देख सकते हैं, इवन यूरोप में भी इसका यहाँ पे, है ना, कुछ कुछ अपना कॉलोनी बना रखा था। तो टोटल 6 कॉन्टिनेंट में ब्रिटिश एम्पायर फैला हुआ था, वो अलग अलग जगहों को यहाँ पे अपना कॉलोनी बना रखा था। ठीक उसी तरीके से, उतना बड़े पैमाने पे तो नहीं, लेकिन फ्रांस भी अपना कॉलोनी बनाया था दोस्तों। लेकिन वो इंटरनेशनल प्रेशर के अंदर नहीं आ जाए, वो स्क्रूटनी स्कैनर के नहीं आ जाए, इसीलिए उनको ये अपना कॉलोनी घोषित नहीं किया, बल्कि क्या किया कि वो हमारा एक फ्रेंच ओवरसीज टेरिटरी कहलाएगा, जो कि इस तरीके से एग्जीक्यूट होगा कि उनका जो डिफेंस का मामला है या फिर उनका जो फॉरेन अफेयर का मामला है, ये पूरा का पूरा फ्रांस संभालेगा, और बाकी उस कंट्री से रिलेटेड जो भी यहाँ पे मुद्दे होंगे, वो कंट्री के जो अथॉरिटी है वो खुद सुलझाएंगे यहाँ पे। लेकिन अगर जो आपको हम ब्रिटेन के बारे में बताएं यहाँ पे, तो जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ और जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, उसके कारण ब्रिटेन काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर पड़ गया, और इसके कारण जो इसके उपनिवेश थे, जो इसके कॉलोनी था, वो एक एक करके इससे आज़ादी ले लिया। और आज जो ब्रिटेन है दोस्तों, वो महज, है ना,
छोटे से इलाके में रहकर सिमट गया है यहाँ पे, है ना, और उसका कोई भी अब दबदबा नहीं है। लेकिन फ्रांस ने इतना जल्दी अपने हाथ से अपने उपनिवेश को जाने नहीं दिया, क्योंकि उसने थोड़ा सा चेंजेज कर दिया वो इस मामले में कि पूरा कंट्रोल तो अपने पास नहीं रखा, लेकिन डिफेंस वाला जो पार्ट है और साथ में जो फॉरेन अफेयर वाला पार्ट है वो अपने पास रख लिया। बाकी उस कंट्री को जैसे चलना है वैसे चलने दिया। इसीलिए फ्रांस के आज भी आपको कई सारे इलाके में उसका जो ओवरसीज टेरिटरी है वो आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अब कह लीजिए कि फ्रांस का भी जो ये हेजीमनी है वो भी एक डाउन लाइन की ओर जा रहा है, यानी कि उसके हाथ से भी अब कह लीजिए कि उसका जो ओवरसीज टेरिटरी है, जिसको आप मॉडर्न डे कॉलोनी बुला सकते हो, एक के बाद एक निकलते जा रहे हैं। और उसमें जो सबसे बड़ा यहाँ पे नाम आ रहा है वो ये न्यू कैलेडोनिया के बारे में आ रहा है यहाँ पे, है ना। आप देख सकते हैं ये पैसिफिक ओशियन आपको दिख रहा होगा और इसके नीचे में आप देख सकते हैं न्यू कैलेडोनिया है, यानी कि ये एक तरीके का साउथ पैसिफिक टेरिटरी है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि अटलांटिक ओशियन के बगल में भी ये सब जो आप कुछ पार्ट देख रहे हो दोस्तों, या फिर जो पैसिफिक ओशियन के बगल में सब पार्ट देख रहे हो, ये सब के सब क्या है, तो फ्रांस का ये ओवरसीज टेरिटरी है यहाँ पे। और आपको बता दें कि भले ही फ्रांस ने बोला था कि आपका हम डिफेंस का मामला और फॉरेन अफेयर का मामला संभालेंगे, लेकिन इसके एवज में फ्रांस ने पीछे ही पीछे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे कह लीजिए कि इनके टेरिटरी का गलत इस्तेमाल किया। क्योंकि अगर जो आपसे हम पूछे कि आप बताइए टॉप 4 कंट्री जो न्यूक्लियर प्रोग्राम चलाते हैं वगैरह, तो आप बोलोगे इसमें चाइना है, अमेरिका है, रशिया है, ये सब का नाम लोगे। लेकिन इसमें आप कभी फ्रांस का नाम नहीं लेते हो, क्योंकि फ्रांस अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम को या फिर न्यूक्लियर टेस्ट करता है, लेकिन फ्रांस की धरती पर नहीं करता है। जो फ्रांस का ये ओवरसीज टेरिटरी है वहाँ पे करता है दोस्तों, और जिसके वजह से ये जो पर्टिकुलर टेरिटरी है वहाँ पे रेडिएशन काफ़ी ज़्यादा होते हैं, और यहाँ के जो लोग हैं उनकी जानें वगैरह जाती है तो वो ज़्यादा खबर में नहीं आता है, क्योंकि ये जब सब कंट्री है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे एक तरीके से गरीब कंट्री ही यहाँ पे आते हैं। और अगर जो हम थोड़ा सा बात करें किसका, न्यू कैलेडोनिया के इतिहास के बारे में बात करें, तो आज से 3,500 साल पहले ये जो न्यू कैलेडोनिया है एक ट्राइबल कंट्री हुआ करता था, यानी कि यहाँ के जो लोग हैं, इनका जो परिवेश था, इनका जो कह लीजिए कि यहाँ पे रहन सहन था, वो बाकी के दुनिया से पूरी तरह से अलग था। लेकिन पहली बार यहाँ पे 1853 में जब जेम्स कुक नाम का एक कह लीजिए कि एक्सप्लोरर जब इस पर्टिकुलर एरिया को विजिट करता है, इसके बाद एक पाथ खुल जाता है कि कैसे यूरोपियन लोग इस पर्टिकुलर ट्राइबल कंट्री में यहाँ पे आ सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे एक के बाद एक यूरोपियन आते गए, और यहाँ के जो ट्राइबल कम्युनिटी था, जो यहाँ पे आदिवासी लोग था, एक के बाद एक उनको स्लेव बनाकर यहाँ पे स्लेव मार्केट में बेचा जाने लगा। आप देख सकते हैं कि 1853 में अगर जो हम बात करें पॉपुलेशन का न्यू कैलेडोनिया का, तो वो लगभग 2,70,000 था, लेकिन आगे चलकर घटकर ये महज 30,000 रह जाता है, और बाकी ये पूरा कंट्री किससे भर जाता है, तो ये यूरोपियन लोगों से भर जाता है यहाँ पे, है ना। और आगे चलकर यही जो है वो कह लीजिए कि क्या बन जाता है, तो फ्रांस का एक कॉलोनी बन जाता है, जिसको फ्रांस क्या कहकर बुलाता है कि ये हमारा टेरिटरी की तरह है एक यहाँ पे, जहाँ का जो पूरा डिफेंस मामला है ये खुद संभालेगा। लेकिन हाल के दिनों में क्या देखने को मिला कि फ्रांस खुद कह रहा है यहाँ पे कि जो यूरोप है वो एक तरीके से डिक्लाइन की ओर जा रहा है। यहाँ पे एक अनरेस्ट या इन्फ्लेशन का माहौल हो रखा है, तो इसके जितने भी यहाँ पे ये जो टेरिटरी है जिसको ओवरसीज टेरिटरी कहा जा रहा है, वो अब समझने लगे हैं कि इनके खुद का कंट्री इनसे संभल नहीं रहा है, तो ये जो बाकी के कंट्री हमको एक उपनिवेश की तरह ट्रीट कर रहे हैं, ये कैसे होगा। तो अब सब कंट्री एक करके यहाँ पे जैसे ब्रिटिश के हाथों से छूट गया, वैसे फ्रांस के हाथों से भी यहाँ पे छूटता हुआ जा रहा है। और इसी के लिए जो ये हाल के दिनों में वो जो कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज किया जा रहा है कि अब फ्रांस के लोग भी यहाँ पे वोटिंग कर पाएंगे न्यू कैलेडोनिया कंट्री के अंदर, इसको लेकर यहाँ पे जो न्यू कैलेडोनिया कंट्री के यहाँ पे लोग हैं वो भारी मात्रा में यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और ये मांग कर रहे हैं कि जो फ्रांस अपने कॉन्स्टिट्यूशन में जो ये अमेंडमेंट कर रहा है, ये जो संशोधन कर रहा है, इसको वापस लेना चाहिए। और इसके एवज में आप देख सकते हैं फ्रांस ने किस तरीके से रिआइट्रेट किया है कि वो काफ़ी ज़्यादा जो उनके सिक्योरिटी फोर्सेस है उनको मोबिलाइज कर दिया है पूरे न्यू कैलेडोनिया में। यहाँ पे जो भी स्कूल ऑफिसेस वगैरह थे वो सारे के सारे यहाँ पे बंद कर दिए गए हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि स्टेट ऑफ एमरजेंसी डिक्लेयर करने के बाद, जो कि कह लीजिए कि अगले 12 दिनों के लिए डिक्लेयर किया गया है, जो अथॉरिटी है फ्रांस की अथॉरिटी, उसके पास पुलिसिंग पावर काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। अब वो कह लीजिए कि अलाउ कर सकते हैं यहाँ पे किसी भी तरीके का बैन को लेकर, चाहे वो लोगों को हाउस अरेस्ट में रख सकते हैं, चाहे कोई प्रोटेस्टर को एक तरीके से बैन कर सकते हैं दोस्तों। तो ये देख सकते हो कि यहाँ पे फ्रांस ने ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है ना, इसको उनको कह लीजिए कि अच्छे तरीके से ट्रीट करना चाहिए, लोगों की जो मांग है एक तरीके से मानना चाहिए, लेकिन ये उसके गलत तरीके से यहाँ पे ये ट्रीट कर रहे हैं। तो आपको कैसा लगा ये न्यू कैलेडोनिया कंट्री के बारे में जानकर
बनाकर, जो कि यहाँ पे एक मॉडर्न डे कॉलोनी है फ्रांस का यहाँ पे। लेकिन 2030 तक जाते जाते आप देखोगे कि फ्रांस के हाथों से भी ये उनका जो कॉलोनी है वो एक एक करके निकल जाएगा, क्योंकि फ्रांस के अंदर खुद आज कह लीजिए कि यहाँ पे इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ है। तो कैसा लगा आपको वीडियो, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग। दिस इज सौरभ साइनिंग ऑफ से नेक्स्ट वन, बाय बाय।